अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव पाकिस्तान के दौरे पे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की है। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल आखिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 अप्रैल को तलब कर लिया है और अब देखना यह है कि इसमें फ़ैसला क्या होता है। क्या पीपल्स पार्टी PDM की जो मुतालिबात हैं वो मानेगी या मज़ीद मुतालिबात रखेगी, या PDM से राहें बाज़ाब्ता तौर पर जुदा कर लेगी, ये भी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जो अब तक मीडिया पर रहा है, जो सबसे हॉट न्यूज़ रही है, वो जहांगीर तरीन साहब की अदालत में पेशी है। और इस मौके पे उन्होंने कहा कि दोस्त हूँ, समझ नहीं आ रही कि दुश्मनी की जानिब क्यों धकेला जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल हो गया, मैंने एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जहांगीर तरीन जब अदालत पेश हुए तो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MNAs, 9 MPAs, 3 मुशीर, सूबाई वज़ीर और PTI के कारकुनान भी थे। आज जहांगीर तरीन ने जो PTI के अंदर उनका ग्रुप है, जो उनकी एक सियासी क़ुव्वत है, उसका भी इनडायरेक्टली इजहार किया है। निज़ामी साहब, जहांगीर तरीन साहब ने तो आज अपने शिकवे, अपने गिले, अपने बहुत से सवालात किए हैं। जो हुकूमत है उसकी जानिब से जो मुशीर बड़ा एहतसाब में शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कहा कि जो एहतसाब का मिशन है ये दोस्ती और दुश्मनी की तफरीक के बगैर जो है वो जारी रहेगा। शिबली फराज साहब ने भी कुछ इस तरह की बात की है। आज जहांगीर तरीन साहब का इस सारे मामले पे पहली दफ़ा खुलकर बोलना और उनके हमरा लेजिस्लेटर्स होना, PTI के लोग होना, ये पैगाम इनफैक्ट किसके लिए है? ये सबसे ही सिग्निफिकेंट बात यह है कि खासी तादाद, ये नहीं कि इतफाक से 3 अरकान कौमी असम्बली और 9 अरकान सूबाई असम्बली, मशीरान कराम और लोग जो हैं वो उनके हमरा पहुँचे। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई इमरान मुखालिफ नारेबाजी और इस किस्म की चीज़ नहीं की और बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से वो गए। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने ये मैसेज दे दिया है कि मैं PTI में अकेला नहीं हूँ। और दूसरे उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं PTI छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं क्यों कर छोड़ के जाऊँगा, मेरी सपोर्ट बेस है। और फिर राजा रियाज ने उस पर तड़का लगाया कि ये नो कॉन्फिडेंस की जो मूव थॉट की है, या इमरान खान साहब ने जो दूसरे लफ्ज़ों में इत्तेमाद का वोट लिया, उसके पीछे भी जहांगीर तरीन थे। और भी मामलात में वो कहते हैं कि हुकूमत पंजाब बनाने में भी उनका रोल था, कुछ और लोग लाने में भी रोल था, विनेबल कैंडिडेट्स हैं। और जो आज यहाँ मौजूद थे राजा साहब समेत, वो जहांगीर तरीन की तो फैली पार्टी में शामिल हुए जी। लेकिन जो असल बात वो है वो ये है कि उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और इमरान खान साहब इन साजिशों से छुटकारा हासिल करें। वो साथी कौन है जो उनके खिलाफ इंट्रीग कर रहे हैं और जहां इमरान खान के करीबी, सबसे करीबी दस्ते राज से उनकी लड़ाई करा दी उन्होंने, तो वो कौन लोग हैं जो इतने इम्पोर्टेंट? अच्छा निज़ामी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी, ये जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तो एक वो लोग हैं, जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने कहा कि दुश्मन और दोस्त की तफरीक नहीं होगी एहतसाब में। शायद जहांगीर तरीन साहब जब इमरान खान साहब के बहुत करीब थे तो उस वक्त शहजाद अकबर साहब मौजूद ही नहीं थे। दूसरा, तरीन साहब की जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ एक रंजिश या एक पुरानी जो आप कह लें कि रकाबत चल रही थी, क्या ये उसका भी शाखसाना हो सकता है जिसका आज तरीन साहब बात कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है? नहीं, आप बात में जिस तरह ले जा रहा था, आप उसी और तरफ मोड़ कर ले गए। शाह महमूद कुरैशी से तो छेड़े खूबा उनकी चलती रहती थी, वो शाह महमूद कुरैशी थे और भी कई हैं, शीरी मज़ारी हैं उसमें शामिल, फिर उसमें शफकत महमूद भी शामिल है, और भी मैं नाम ले सकता हूँ कई। लेकिन सवाल यह है कि ये तो पहले से ट्रिक चलती हैं, हर हुकूमत के अंदर कुछ लोग एक दूसरे के मुतहरम होते हैं। फिर जहांगीर तरीन साहब ने अपनी वज़ीर आज़म से कुर्बत और फ़ालियत की बिना पर कुछ सियासी तौर पर जेलसीज भी क्रिएट कर रही थी, और ये भी एक फितरी अमल है पॉलिटिक्स के अंदर। जी। अच्छा निज़ामी साहब, ये जो आपने बात की है कि सियासी मुखालिफत या सियासी ग्रुप्स तो एक जमात के अंदर भी होते हैं, लेकिन एक सरकारी अफसर का एक ऐसे शख्स के साथ जिसका एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाने में जहांगीर तरीन साहब का बड़ा किरदार है PTI की हुकूमत बनाने में,
उसके साथ ये अगर इतनी मज़ामत या इतनी रंजिश है तो आप नहीं समझते कि ये कहीं ना कहीं पीटीआई की जो क़यादत है उसके लिए भी एक सवालिया निशान है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे? एक ऐसा शख्स जिसने बहुत सी कुर्बानी दी हो, बहुत एफर्ट की हो, और वो एक सरकारी अफसर की वजह से नज़रअंदाज हो रहे हैं। ये वज़राए आज़म जो है वो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है कि वो जो सुपर ब्यूरोक्रेट एक रख लेते हैं। अब इसी किस्म का सुपर ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद के नाम से मौजूद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वो इस हद तक पावरफुल था, जब मियां नवाज शरीफ बीमार थे लंदन में तो वो हुकूमत चला रहे थे। और उन्होंने मुझे खुद कहा एक मौके पे, मैंने कहा मरियम नहीं को बीच में आपको इंस्ट्रक्शन थी कि मैं मरियम की ना मरियम मुझसे इंस्ट्रक्शन देती है ना उनकी ज़रूरत है। तो मकसद कहने का ये है कि वो फवाद साहब इतने पावरफुल थे। मियां नवाज शरीफ को तो अपना 3 दफ़ा का एक्सपीरियंस था, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, कि कुछ ना कुछ उनको सुध बुध थी कि तो खान साहब तो बिल्कुल नए हैं, तो उनको रमूज़ ममलिकत जो है वो सिखाने के लिए। लेकिन देखिए ना, जैसे सितारा ऊपर जाता है नीचे भी आता है, ये तो कुदरत का कानून है। तो ये एक दिन जो मैं बात कर रहा हूँ ये सामने आएंगी। जी ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, एक और भी जो पंजाब में हलचल हुई है, वज़ीर आला साहब ने एक रिपोर्ट मुरतब की है और जो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ आज मौजूद थे उनके नाम और बताया गया है कि कितने लोग हैं जो आज उनके साथ उनके हमरा थे, और वज़ीर आज़म साहब को वो नाम जो हैं वो बताए भी गए हैं। अब एक तो पैगाम आज जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग गए वो पीटीआई के लिए था, दूसरा इससे पहले जो पंजाब में नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही थी फिर कटाई में पड़ जाती थी, क्या आज अपोजिशन के लिए भी कोई पैगाम है? अपोजिशन के लिए बिल्कुल पैगाम है। वो ख़ास तौर पे नून के लिए, वो समझते हैं कि हमारे जेब में एक ब्लैंक चेक है, बकौल उनके उस्मान बुज़दार की नाअहली की वजह से वो उनको फ़ायदा हो रहा है और मज़ीद फ़ायदा होगा, हो सकता है हो उनको फ़ायदा, लेकिन वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। यानी कि विद इन दी रूलिंग पार्टी ये एक बग़ैर किसी ख़ास तरदद के इतने लोगों का जहांगीर तरीन के साथ जाके खड़े हो जाना, एक ज़ेर एताब शख्स है, कोई वजारत नहीं मिलनी उनको वहाँ, ना को और फ़ायदा मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये अगरचे जहांगीर तरीन साहब ने तरदीद की है इस बात की दो तौर पर कि अहमद महमूद उनको ब्रदर नस्बती हैं कि उनके तवस्सुत से जरदारी साहब से उनकी रब्ता है और मुलाकात होने वाली है और गरीब पीपीपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कोई अजब नहीं, कल को एक फॉरवर्ड ग्रुप जो है वो बने और वो पीपीपी से चाहती है नो कॉन्फिडेंस, वो पंजाब में कोई गुल खिला दें। तो जहांगीर तरीन साहब ने 2 टोक तो की है इसकी तरदीद, लेकिन सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। जी बिल्कुल निज़ामी साहब, अक्सर यहाँ ना के पीछे हाँ ही होती है। बुनियादी तौर पे नून लीग की आपने बात की, नून लीग वैसे तो बहुत ज़्यादा बुज़दार साहब को तनकीद करती है, बड़े अवाम के मसाइल का प्रचार करती है, पंजाब के दुख दर्द बांटने के नारे लगाती है, लेकिन अगर नून लीग वाकई समझती है कि उनके पास एक मौका है और वो पंजाब के अवाम के मसाइल का मदावा कर सकते हैं, तो यहाँ फिर ये दोहरा मयार क्यों है? और नून लीग क्यों इस जानिब, पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस में बहुत इंटरेस्टेड क्यों है जबकि उसके नंबर्स ही नहीं है, और नून लीग इस बात को नज़रअंदाज कर देती है? वो देखें ना, नून लीग जैसे मैंने अर्ज़ किया वो ब्लैंक चेक है, उनको बात समझती है कि हम जब मर्जी, हमारे पास इतनी मेजॉरिटी है कि माइनस पर वेजल आई ये गवर्नमेंट गिर जाती है। और जो पीपल्स पार्टी है उनको नो कॉन्फिडेंस में फ़ायदा नज़र आता है, जैसे कि ये सिचुएशन अब बन रही है, इसके अंदर राब्ते जो हैं वो यकीनन इसी लेवल पर होंगे दोनों पार्टीज के दरमियान। तो इसमें नून लीग के लिए हालात को जांचना जो है ज़रा मुश्किल है, क्योंकि उधर उनकी अपनी इनफाइटिंग है। वो शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे एक तरफ हैं, मोहतरमा मरियम दूसरी तरफ हैं, उधर से लंदन में बैठे हुए हैं मियां नवाज शरीफ। पार्टी के अंदर भी इसी लाइनों पे डिवीज़न है। तो कोई इतने वोटिंग के लिहाज से मेजॉरिटी होने के बावजूद पंजाब में
बंद इंतजामी और ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है PMLN में। जी ठीक है निज़ामी साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस मामले पे भी मजीद बात करेंगे और करेंगे पीपल्स पार्टी जो CEC का इजलास 11 अप्रैल को तलब कर लिया है, उसके बाद क्या होने जा रहा है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब ने। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, 11 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CEC बुला रही है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, लेकिन उससे पहले कल जो ANP ने ऐलान कर दिया, उसके बाद ये भी तवक्को की जा रही है कि PDM में पीपल्स पार्टी जो है अब वो मज़ीद या अपने मुतालिबात रखेगी या फिर यहाँ भी राहें जुदा हो सकती हैं। बट निज़ामी साहब, यूँ लग रहा है जिस तरह दूरियाँ बढ़ रही हैं कि जैसे कभी कुर्बत थी ही नहीं। जी हाँ, ये तो सियासत में ऐसा होता ही है कि जब कुर्बत थी तो शीर व शक्कर ऐसे लग रहा था कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो एक ही जमात रहे। बाकी जो बुनियादी इख्तलाफात है नहीं है, लेकिन बुनियादी इख्तलाफात तो हैं, अप्रोच में तो फ़र्क है। और पीपल्स पार्टी और PMLN में एक दूसरे की ज़िद है सियासत में। बल्कि मैं ये अर्ज़ करूँ कि PMLN का तो वजूद ही पीपल्स पार्टी की वजह से आया, और वो ज़िया-उल हक ने कि कोख से जन्म लिया इस पार्टी ने अल्टीमेटली कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी का सियासी खात्मी। हमारा राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब वाला। राजा साहब, ये बताइए, ये जो सारा कुछ हुआ, ये जवाब तलबी तहरीरी जो की गई शाहिद खान अब्बासी साहब से की तरह, और वो कहते हैं कि 2 लाइनें लिखते थे तो ठीक था, कोई मसला नहीं था। लेकिन ये मामला तूल पकड़ गया है। ANP ने तो बतौर एहतजाज रिज़ाइन ही कर दिया है, वो पार्टी ये अलायंस को छोड़ दिया। ये PPP कहते हैं कि सख्त रिस्पॉन्स देगी। आम लोगों के जहन में ये है कि ये रिस्पॉन्स इतनी सख्त होगी कि आप भी छोड़ देंगे अलायंस, या सरजनिश तक ही मामला रहेगा। निज़ामी साहब, ये जो कुछ भी हुआ बड़ा अफसोसनाक है, और कोई इसका ऐसा जो था वो रीज़न मेरे समझ में नहीं आ रहा कि एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं और उन्होंने एक दूसरी जमात के सरबराहों को, 2 जमातों के सरबराहों को शो काज नोटिस जारी कर दिया। और हालांकि जो आपको पता है, आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो इत्तेहाद होते हैं ये बाहमी इज़्ज़त और एहतराम के रिश्ते में ही का निज़ाम होता है, और आपस में मिल बैठ कर अगर कोई मसला हो भी जाए तो उस पर भी अफ़हाम तफ़हीम होता है, एक दूसरे की बात समझनी होती है, और बड़े अच्छे अंदाज से पूछ लिया जाता है कि भाई ये क्या हुआ। लेकिन ये जो ख़त व किताबत है और फिर शो कॉज नोटिस है, एक्सप्लेनेशन है, या मीडिया के ज़रिए बातचीत करने का तो मकसद यही होता है कि जो भी शख्स ये करता है, या जो पार्टी ये करती है, या कुछ जमातें ये करती हैं, तो वो इत्तेहाद को ख़त्म करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और उसकी क्या वजह है कि बैठे बिठाए जो है, जबकि इतनी कामयाबियां हासिल हो रही थी PDM को, PDM ने जो था वो आपको पता है बाई इलेक्शंस जीत लिए। PDM ने जो है वो सेनेट इंतखाबात में बड़ी कमाल की कामयाबियां हासिल की। उसने वज़ीर-ए-आज़म वक्त को जो था वो बहुत ही, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई जब वहाँ से नेशनल असम्बली की सीट से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कामयाबी हुई। तो ये जो हमारा इत्तेहाद था ये बड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था और अपने अहदाफ हासिल कर रहा था। लेकिन फ़ौरन बग़ैर किसी वजह बताए हुए अचानक ये जो है ये इस तरह के मामलात सामने आ गए और नोटिस जारी हो गए। तो उससे तो यही बात समझ आती है कि शायद ये दोस्त नहीं चाह रहे थे कि ये PDM जो है और ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करे, या इनके अपने जो कोई
मामलात थे वो इस किस्म के आगे होंगे इनके सामने कि फिर ये इन्होंने बेहतर समझा कि इसको गजंद पहुँचाई जाए या इसके लिए मुश्किलात खड़ी की जाएं या ऐसे हालात पेश किए जाएं जिससे कि पार्टीज़ जो हैं इसको छोड़ दें। तो आपको तो इल्म में है निज़ामी साहब के इस इत्तेहाद को बनाने के लिए जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। APC हुई इस्लामाबाद में, उसमें कुछ नुकात तय हुए, उसमें तमाम पार्टीज़ ने हिस्सा लिया और फिर उसकी कोख से फिर जो था वो PDM बना। उसके कुछ अगर आंसू मकासद थे, हम तो उसके साथ बड़े जो था वो सिंसियर तरीके से खड़े थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो भी इनपुट दी वो इत्तेहाद से और अपोजिशन और पाकिस्तान के हक में दी और उसका फ़ायदा हुआ इत्तेहाद को। नहीं, लेकिन आप क्या रहा था? आवाज़ मेरा ख्याल है कुछ ये 11 को क्या मैं कह रहा हूँ, आप क्या आ रहा था आपका? देखिए, अब मैंने समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी कम गुंजाइश छोड़ी है और इन्होंने एक बहुत हमारे इम्पोर्टेंट इत्तेहादी थे अवामी नेशनल पार्टी और मैं समझता हूँ कि उस ANP के साथ इन्होंने जो अंदाज किया, हमारी पार्टी को भी इन्होंने शोकाज नोटिस सर्व कर दिया। हालांकि शोकाज नोटिस तो कोई दूसरी जमात के सरबराहों को तो नहीं दिया जाते ना जी, और ना ही इसमें कोई जो पॉलिटिकल एथिक्स हैं या जो अखलाकियात है सियासत का वो भी इसको परमिट नहीं करते कि आप दूसरी जमातों के जो सरबराहान हैं उनको नोटिस जारी कर दें, कहें कि मुझे शोकाज दें आप। और वैसे भी आपको पता है कि इस इत्तेहाद का जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस मूवमेंट थी, इसका तो मैं सीनियर नायब सदर हूँ। अगर मौलाना साहब किसी वजह से नहीं अटेंड कर सकते या वो इजलास नहीं बुला सकते तो मुझे बुलाना चाहिए था। मुझे भी इल्म नहीं है, मेरे इल्म के बगैर ही ये जो हुआ जो कुछ भी वो बहरहाल बड़ा काबिल अफसोस है। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस मूवमेंट को जो जंद पहुँचाई गई है उसकी वजूहात क्या है, उससे किसने क्या फ़ायदा उठाया है, क्या उसके पीछे कहानी है, शायद ये वक्त ही सामने लेकर आएगा। लेकिन बहरहाल निज़ामी साहब जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। राय साहब, जो पंजाब में सेनेट इलेक्शन की सीट नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि लेकिन इसका मतलब है कि ये ANP के साथ जो हुआ और ANP ने जिस तरह ऐड किया उसके बाद तो PPP के पास भी कुछ चाराकार नहीं का रहा के हौसला है इसको खैराबाद कह दें। सर, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लोग समझते हैं, आपको खुद हमारी पूरी तारीख का बखूबी इल्म है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल करके सियासत की है और एक कौमी मफाद को सामने रख कर सियासत की है। अगर हम अपोजिशन में हुए हैं तो अपोजिशन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमने सियासत की है और छोटी मोटी बात अगर कोई आई भी है रास्ते में तो उसको हमने नज़रअंदाज किया है। पंजाब की आपने बात की है तो बिल्कुल पंजाब में हमने इनके कहने पे कैंडिडेट डाला था और हमें ये कहा गया था और वो भी सरबराही इजलास में कहा गया था, हमारे पास 22 वोट जो हैं वो जायद हैं और वो हम आपको देना चाहेंगे, आप अपना उम्मीदवार खड़ा करें ताकि अनकंटेस्टेड ना जाए ये सीट। तो उसके लिए फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो इस इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल भी हैं वो ख़ुद तशरीफ़ ले गए हैदराबाद में और उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को जाकर ये बात की। फिर मुझसे भी उन्होंने मुतअद्दिद बार मीटिंग्स की। फिर अचानक ये हुआ कि जी बगैर इलेक्शन के ही मामला तय पा गए, PTI के साथ तय पा गए, जो बड़ा मेरे लिए भी हैरत अंगेज़ बात है और पाकिस्तान के सियासी कारकुनों के लिए भी बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है कि PMLN के PTI के साथ जो है वो मामला तय पाए और इन्होंने बगैर जो ना इलेक्शन के जो है वो अपने कैंडिडेट्स को जो है वो सेनेटर बना लिया और एक इत्फाक राय से इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया। इत्तेहाद को इसका इल्म भी ना हुआ, हमारे तो समझ से ये बालातर थी, लेकिन फिर भी इस इत्तेहाद को कायम रखने के लिए हमने इस पे
जो है ना वो लब कुशाई न की। उसके बाद ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में जब इंतखाबात हुए तो एक बात तय थी निज़ामी साहब के 3 सीटें जो है हम हासिल कर सकते हैं। एक सीट जो है वो JUI को मिल जाएगी, एक पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी, एक PMLN को के बजाय जो है वो मिलेगी ANP को। ये 3 सीटें थी। तो एंड टाइम पर जब फैसला हो गया, ये भी सरबराही इजलास में फैसला हुआ और जनाब अमीर हैदर होती साहब ने ये जो है वो स्कीम सामने रखी और सब ने इससे इत्फाक राय दिया अपना अपना पार्टी की तरफ से। तो जिस वक्त इलेक्शन शुरू हुई तो हमारे फरतुल्लाह बाबर साहब थे वहाँ टेक्नोक्रेट पर, तो PMLN ने अपना एक कैंडिडेट जनरल सीट पे डाल दिया और उसकी वजह से जो है ना हमारे कैंडिडेट भी हार गए। तो ये वो सारी बातें थी उस वक्त। तो सच्ची बात है कि हमने बस इसको इस बात से कहा कि अब इत्तेहाद में हैं हम और एक बड़े मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम की जो है वो उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं। तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि क्यों PML ने रातों रात जो है वो एकदम जो है इनके तेवर बदल गए। और वैसे भी बड़ा टाइम लगता है निज़ामी साहब, अगर कुछ चंद दिन भी साथ चले हों तो एकदम जो है वो अपना बिल्कुल ही नजरें फेरने में भी कुछ वक्त चाहिए होता है। लेकिन पता नहीं क्या इसमें क्या इनको हासिल हो गया, कौन सा इनके लिए आसानियां पैदा हो गई, कौन सा खजाना इनके हाथ में लग गया, कौन सा को वादा वईद हो गया इनसे कि इन्होंने तो बिल्कुल इस तरह जैसे बेगाने भी नहीं करते, नावाकिफ भी ऐसी बात नहीं करते, वो बातें शुरू कर दी और अभी फिर टेलीविजन पे चले गए, मीडिया पे चले गए, अखबारात की जीनत बना दिया। तो अभी ज़ाहिर है हम तो नहीं समझते कि कोई किसी को जो है वो शोकाज दे सकता है, ना कोई इस चीज़ का मजाज है, ना किसी के पास इस तरह की कोई अथॉरिटी है, क्योंकि जो हमारा असूल था इत्तेहाद का वो ये था कि हम लोग इत्तेफाक राय से फैसले करेंगे, मेजॉरिटी की बुनियाद पर भी नहीं करते। जी। तो इत्तेफाक राय से जो फैसले करने वाला इत्तेहाद है उसमें कोई एक पार्टी, 2 पार्टी या 4 पार्टियां इकट्ठी होके किसी भी जमात चाहे छोटी हो या बड़ी हो उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई तो नहीं की जा सकती। ना कोई हम इस तरह एक दूसरे के एम्प्लाई थे, ना कोई एक पार्टी के मेंबरान थे, अपनी अपनी जमातें हैं, सारे ही बड़े बाइज्जत लोग हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ, मैं निज़ामी साहब आप खुद इस हालात हाजरा पे नज़र रखने वाले हैं। मैं सच्ची बात अभी तक मुझे समझ नहीं लग पा रही कि आखिर वो इतना कौन सा बड़ा जो है वो मामला जो है वो इनके हक में गया है जिसकी वजह से इन्होंने इस इत्तेहाद को तोड़ दिया। जी राय साहब, अच्छा ये पंजाब में लेकिन बहरहाल लोगों ने बातें तो अब करनी है। जी राय साहब, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट अगर आपके कंसेंट से नहीं हुई थी तो आपने अपना कैंडिडेट विड्रॉ क्यों कर दिया? और दूसरा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि KPK में जो फरतुल्लाह बाबर साहब की शिकस्त है वो PDM की पॉलिसी की वजह से हुई या नून लीग की पॉलिसी की वजह से हुई? नहीं, नून लीग से सर, नून लीग ने ज़बरदस्ती जो है था वो वहाँ पर अफरीदी साहब आपने कैंडिडेट डाल दिए जनरल सीट पर कि जो कि इनके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी। ठीक है। और पंजाब में सीटें निकल सकती थी अगर हम सारी जमातें इकट्ठी होती। पंजाब में जो थी इन्होंने खुद वादा किया था कि हम आपको 22 हमारे पास ज़्यादा वोट हैं वो हम आपको देंगे, बल्कि और इतने वोट आपके पास है और बाकी जो है वो वोट जो है उसके लिए मकसद उसका भी ये था कि अनकंटेस्टेड नहीं होनी चाहिए ये सीट जो है ना। और हमने कहा कि ठीक है अनकंटेस्टेड नहीं होना चाहिए, हमें हर महाज पर लड़ना है, हार और जीत के से बालातर होकर हमने लड़ना है। और उसके बाद फिर अचानक इनका और PTI का आपस में समझौता हो गया और उन्होंने कहा कि बगैर इंतखाबात के, बगैर इलेक्शन में गए और अनअपोज जो है ना हम अपने कैंडिडेट्स को बना लेते हैं। उसमें जो थी एक जो अभी नज़ीर तारड़ साहब भी आ गए, सादिया अब्बासी साहबा जो हैं वो लेडी सीट पर आ गई, तो इनके 2 कैंडिडेट और बन गए। इसी तरह उन्होंने भी अपने कैंडिडेट बना लिए। ये हुआ जी निज़ामी साहब को तो बिल्कुल फिर इन्होंने गवारा ही नहीं किया। ये उस राय साहब ये मुकवका जो हुआ ये करने के बाद
ये किस मुँह से आपके जवाब तलबी करते हैं कि जी आपने बाप के वोट लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब कराने के लिए सेनेट में यूसुफ गिलानी को, क्योंकि ये वोट तो लिए जाते हैं, जो रवायत तो यही है कि वोट जहाँ से भी मिले लिया जाता है, लेकिन ये कि इलेक्शन ही ना हो और आप मुखा कर रहे हैं एक ऐसी पार्टी जिसकी खिलाफ आप तहरीक चला रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, बल्कि इस्तीफे देने के दर पे है, तो ये तो कुछ तजाद बयानी से लगी। दूसरे मुझे ये तर्ज तकल्लम कुछ अजीब सा लगा, पर्सनल बहुत हो गए। मसलन मेरा ख्याल है कि ये आसन इकबाल साहब ने फरमाया कि बिलावल की इतनी उम्र नहीं होगी जितनी कि हमारा तजुर्बा है पॉलिटिक्स के अंदर। निज़ामी साहब, पहली बात तो ये है जी कि ये जो इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन बहरहाल ये बात करनी पड़ गई है, और जिसको हमेशा ही हम अवॉइड करते हैं कि पॉलिटिक्स में एक जो इज़्ज़त वक़ार और बुर्दबारी और आपस में बर्दाश्त का एक रिश्ता जो है वो रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या है कि अभी ये जो जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, इससे तो मुझे यूँ समझ लग रही है कि शायद ये कहीं इन्होंने कोई शरायतनामा जो तो नहीं कि दस्तखत कर दिया हमारे से बाला बाला कि भाई हम ये भी करेंगे, इस इत्तेहाद को भी तोड़ेंगे, हम पारा पारा कर देंगे अपोजिशन को, और उसके बाद जो है कि इस हुकूमत को हम पूरा सपोर्ट करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो फिर कोई मफादात की अगर बात है, जैसे कि अमीर हैदर होती साहब ने भी कल फरमाया परसों कि भाई हम किसी के मफादात के पाबंद तो नहीं हैं, हम तो एक बड़े कौमी एजेंडे के ऊपर हम गए थे। हमें तो ये बताया गया था कि हम निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, हम इंतखाबात को साफ शफाफ और गैर जानबदाराना बनाना चाहते हैं, हम तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, इस मुल्क के पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते हैं। तो अब अगर वो उन्होंने कोई और कोई निज़ाम वज़ा कर लिया अपना, तो गुड लक टू देम। हम तो सियासी लोग हैं, हम तो जमहूरी लोग हैं, हमने तो हमेशा मैदान की सियासत की है, जदोजहद की सियासत की है। और अगर कोई ये कहता है कि फलां लीडर की उम्र कम है और उनकी उम्र ज़्यादा है, तो उस पर मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसे ही है कि जब कुछ और बात ना मिले। मैं समझता हूँ कि उम्र यकीनन उनकी कम है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, लेकिन पीडीएम के प्लेटफार्म से जो भी एडवाइस उन्होंने दी है, जो उन्होंने हिकमत अमली वज़ा की है, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये ज़िमनी इंतखाब का बाइकआउट करना चाहता था पीडीएम के सारे मेंबरान। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, हमें कोई फोरम खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया ये जो बड़ी उम्रों वाले हैं ना, जो कहते हैं हमारी उम्रें ज़्यादा और उनकी उम्र कम है, तो उनकी उम्र कम है लेकिन उनमें दानिश शायद ज़्यादा थी जी, या शायद वो ख़ानदानी दानिश थी, या उनका ब्लड था जो कि काउंट कर रहा था, और उन्होंने हिकमत अमली की कि जनाब नहीं, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए ज़िमनी, और आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में कामयाबी हुई। फिर इन्होंने बड़ी उम्र वालों ने कहा कि जनाब हमें सेनेट का इंतखाब नहीं लड़ना चाहिए। जी जी ठीक। तो फिर उस नौजवान की आदत ने कहा कि नहीं, आपको ये किसी सूरत में भी मैदान खाली नहीं छोड़ना है और आपको कंटेस्ट करना चाहिए, और आपने देखना कि ज़िमनी इंतखाब आपने सेनेट में भी कामयाबी हासिल की। फिर जब कौमी असम्बली की सीट हुई तो इन्होंने कहा जी ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कौमी असम्बली की सीट कैसे हम जीत सकते हैं। तो फिर उस नौजवान की आदत ने उसने इस पे बाकायदा बहस की। ठीक है राय साहब, हमें ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। और फिर निज़ामी साहब, अल्लाह ने किया, दुनिया ने देखा कि वो यूसुफ रजा गिलानी ने वो इलेक्शन जीत कर, और बिल्कुल ठीक है, पीडीएम को वो पीडीएम की फतह थी, और उसके बाद पीडीएम में दूरियां बढ़ गई। बहुत शुक्रिया राजा परवेज़ अशरफ साहब, आपके वक्त मौजूद थे। ये जो बात राजा साहब ने की कि कहीं बाला नून लीग ने कोई शरायतनामा तो दस्तखत नहीं कर दिया, ज़रा ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक मरतबा फिर से पीटीआई के अंदर जो मामला चल रहे हैं, राजा रियाज साहब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA राजा रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, राजा साहब ने आज कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जो तहरीक एतमाद थी उसको कामयाब करवाने में जहांगीर तरीन साहब का बहुत बड़ा हाथ था, और इससे पहले जो सेनेट इलेक्शन थे जिसमें PTI के उम्मीदवार को शिकस्त भी हुई थी, हफीज़ शेख साहब को यूसुफ ज़कीयानी साहब कामयाब हुए थे। तो आज जहांगीर तरीन साहब ने, निज़ामी साहब, अपना वज़न शो तो किया है, लेकिन इदराक कितना है इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन साहब के इस वज़न का? नहीं, इस्लामाबाद से क्या मुराद है आपकी? अगर तो इमरान खान साहब की से मुराद है तो उनको इदराक होता तो ये कुछ होता क्यों? राजा रियाज साहब इंतहाई तजर्बाकार और ज़ीरक आदमी हैं, जो जहांगीर तरीन की तहरीक पे ही उन्होंने PTI ज्वाइन की थी, और वो भी शाखी रहे हैं पार्टी से अपनी। ये बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि आखिरकार जहांगीर तरीन जैसे अजीज़ तरीन खान साहब को उनके दस्तराज, उनके मशीर, उनके करता धरता, उनसे ये हो सकती है तो किसी से भी हो सकती है। क्या वजह क्या बनी? राजा साहब। जी निज़ामी साहब शुक्रिया। निज़ामी साहब, आप जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान के करीबी तरीन लोगों में से जहांगीर तरीन साहब थे, और उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी तकरीबन 1-1.5 साल वो उनके करीबी तरीन साथी रहे, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे वो बैठे हुए थे और जहाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, वहाँ साथ साथ साजिशें चलती रहती हैं और एक दूसरे को गिराने की कोशिश होती रहती है। तो जहांगीर तरीन साहब भी इसी तरह एक साजिश के तहत उनको खान साहब से दूर किया गया। हालांकि वो खान साहब के इंतहाई सिंसियर, लॉयल, ईमानदार साथी थे और खान साहब के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन एक साजिश के तहत उनको खान साहब से दूर कर दिया गया। फिर अल्लाह किया, ये थोड़े दिन पहले खान साहब के और उनके हालात बेहतर हो गए और लग रहा था कि मज़ीद बर्फ़ पिघलेगी, लेकिन एक दफ़ा फिर खान साहब और उनके दरमियान फासले बढ़ाने की कोशिश की गई और उन पर FIR दर्ज करा दी गई। और आज ये नौबत आ गई कि वो जहांगीर तरीन जो पार्टी का करता धरता था, आज वो खुद तरीक़े इंसाफ से इंसाफ मांगने पे मजबूर है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत हमारी सब की बदकिस्मती है, और जो भी तरीक़े इंसाफ से लॉयल है, तरीक़े इंसाफ से सिंसियर है, तरीक़े, चाहे वो वर्कर हो चाहे लीडर हो, सबको चाहिए कि ये जो जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब के दरमियान फासला एक साजिश के तहत बढ़ाया जा रहा है, इसको कम होना चाहिए। ये जहांगीर तरीन का नुकसान सिर्फ नहीं, ये तरीक़े इंसाफ का भी बहुत नुकसान है, ये तरीक़े इंसाफ की हुकूमत का भी नुकसान है, और इससे फ़ायदा जो है वो जो हमारे मुखालिफ हैं या जो साजिशी लोग हैं वो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन तरीक़े इंसाफ को इससे नुकसान होगा। इसीलिए आज हमने मेरा सवाल ये था कि ये साजिशी नासर जहांगीर तरीन तो आपने आप भी नाम ले रहे हैं, ये साजिशी नासर, ये कौन है साजिशी नासर? ये ब्यूरोक्रेसी, आला ब्यूरोक्रेसी में है या ये कोई PTI के ही साथी हैं जहांगीर तरीन साहब के जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? जी, ये तो निज़ामी साहब, जहांगीर तरीन साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि वो कौन लोग हैं। मेरे तो इल्म में इतना बात है कि उन्होंने आज भी बताया था जब हम सुबह इकट्ठे हुए थे कि खान साहब को सिर्फ अगर असल हकीकत पता चल जाए, क्योंकि जितने मिल मालकान हैं किसी पे पर्चा दर्ज नहीं हुआ। खान साहब ने यह कहा है कि जो शुगर है, जो शुगर स्टॉक करते हैं और स्टॉक करके इसका रेट बढ़ाते हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल खान साहब उनको ना छोड़ें जो शुगर को स्टॉक करते हैं, रेट बढ़ाते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में शुगर मिल के मालिक पे पर्चा जो हुआ है वो सिर्फ जहांगीर जी। अच्छा राज साहब, आप अंदाजा लगा ले। राज साहब, एक बुनियादी सवाल ये है कि आपने कहा तरीके एतमाद जो है, जो एतमाद का वोट वो जहांगीर तरीन साहब ने कामयाब करवाया खान साहब को। कितने लोग थे जो मुनहरिफ थे, जो इमरान खान साहब को एतमाद का वोट नहीं देना चाहते थे और उनको तरीन साहब ने कायल किया?
देखिए, आप इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ तो तरीन साहब ने मुझे खुद कहा कि हफीज़ शेख साहब मेरे दोस्त हैं, वो फैसलाबाद आए, उनका इस्तकबाल भी करना है और उनकी कंपेन भी चलानी है। हमने उनका इस्तकबाल भी किया, उनकी कंपेन भी चलाई और पूरी कोशिश की कि हफीज़ शेख साहब जीते, लेकिन इसके बावजूद हमारे 16-17 वोट जो हैं वो इधर उधर हुए। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को लोधरा से बुलाया गया, ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, और उन्हें कहा गया कि आप लोगों से राब्ते करें और लोगों से राब्ते करके ये जो अतमाद का वोट है इसको हर सूरत कामयाब कराएं। और उन्होंने लोगों से राब्ते किए, वो वहाँ से स्पेशल आए, 2-3 दिन रहे, बहुत से लोगों को वो मिले, क्योंकि आपको पता है मेरा उनसे राब्ता रहता है, मुझे खबर थी यार, मेरे सामने भी हुआ कि वो बहुत से लोगों को मिले और उन्होंने बहुत सारे लोगों को कायल किया कि हर सूरत खान साहब को, जिस तरह हफीज़ शेख के लिए उन्होंने कंपेन की, इसी तरह खान साहब के इत्मीनान के वोट के लिए पूरी कंपेन की। और फिर आपने देखा कि 178 वोट, एक वोट भी हमारा इधर उधर नहीं हुआ, तमाम के तमाम वोट जो हैं खान साहब 178 वोट लेके इत्मीनान का वोट लेने में कामयाब हुए। तो मैंने तो अपनी आंखों से उन्हें सिंसियरली इमरान खान साहब के लिए, तरीक़े इंसाफ के लिए अभी 15-20 दिन पहले खुद अपनी आंखों से उन्हें काम करते देखा है। तो अफसोस इस बात का है कि जो आदमी इतना सिंसियर है, लॉयल है, और आखिरी आज भी उन्होंने कहा है कि मैं तरीक़े इंसाफ में हूँ और तरीक़े इंसाफ में रहूँगा, और इंशाल्लाह इमरान खान को खुद ये एहसास होगा कि इमरान खान से गलत काम कराया जा रहा है। उस वक्त तक इंशाल्लाह मैं इमरान खान के सामने, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अदालतों में पेश होऊंगा, अदालतों से बाइज्जत बरी होके इमरान खान के सामने जाऊंगा, ना मेरे रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ है, ना मैंने कोई करप्शन की है, ना मैंने कभी शुगर स्टॉक की है, ना मैं स्टॉकिस्ट हूँ, ना मैंने शुगर के किसी किस्म का कोई 1 रुपए की करप्शन की है। मैं इन सब चीज़ों को जो मेरे मुखालिफ मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप देखें कि 3 FIR है, या इसमें उनको बेटे को भी नहीं छोड़ा गया, उन पर 3 FIR दर्ज की गई हैं, और सिर्फ एक मिल मालिक है निजामी साहब पूरे पाकिस्तान में, निजामी साहब बाकी सारे शुगर को स्टॉकिस्ट, निजामी साहब सिर्फ एक स्टॉकिस्ट है पूरे पाकिस्तान में, स्टॉकिस्ट पे पर्चे हुए हैं, सिर्फ एक मिल मालिक पे पर्चा हुआ है, वो जहांगीर तरीन है। तो मैं तो तरीक़े इंसाफ के वर्कर, तरीक़े इंसाफ की लीडरशिप, हर किसी से अपील करता हूँ कि तमाम ये कोशिश करें कि सारे मिल के जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान जो फासले बढ़ाए जा रहे हैं उनको कम होना चाहिए। जी निजामी साहब। राय साहब ये आज पेश हुए 9 अरकान है सूबाई असम्बली, आप समेत 3 अरकान है कौमी असम्बली, तो ये तो खासी तादाद है। कितने लोग हैं जो अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो जहांगीर तरीन का साथ देंगे? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह बनाने का प्रोग्राम है, या कोई इस किस्म की कोई सियासी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी फिर आपको? निजामी साहब, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा, तरीक़े इंसाफ में रहना है, तरीक़े इंसाफ, तरीन साहब ने भी तरीक़े इंसाफ में रहना है। सिर्फ ये खान साहब को मिलके अपील कर रहे हैं, और आज बहुत से दोस्तों के उनको मेरे सामने फ़ोन आ रहे थे कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, अगली तारीख पे हमें भी बुलाएं। अब हमें पता चल गया, हम अगली तारीख पे खुद आएंगे, क्योंकि लोग तरीन साहब से हमदर्दी रखते हैं, और आम पब्लिक का आदमी जो है, और मेरा ख्याल आप भी उनमें शामिल होंगे निजामी साहब, वो ये समझता है कि तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है, तो इसलिए लोग खुद उनसे राब्ते कर रहे हैं। तो लोग खुद समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। वो ऐसे आदमी है नहीं, बुनियादी तौर पे वो एक शरीफ आदमी है, और बुनियादी तौर पे वो बिजनेसमैन है, और सियासत में बड़े नीट एंड क्लीन है। हर कारकुन को, तरीक़े इंसाफ को, हर लीडर को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका साथ भी। अंदाजन कितने लोग हैं जहांगीर तरीन साहब के कैंप में? अंदाजन कितने MPA MNAs हैं जहांगीर तरीन साहब के कैंप में? कोई कैंप नहीं है, सारा ये इमरान खान का कैंप है, और इमरान खान की बेहतरी के लिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ हज़ारे यकजहती के लिए आज भी आए,
अगली तारीख पे ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा होंगे। निज़ामी साहब जी, तो ये राय साहब, ये नाखुशगवार सूरत हाल जो है उससे लगता है कि जो जी जी आपकी हुकूमत है और आपके वज़ीर आज़म है, उनको पता ही नहीं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। साजिश का माहौल गर्म है। उनके करीबी दस्ते रास्त जहांगीर तरीन के बारे में ये हो सकता है खिलाफ, तो और बाकी तो बिल्कुल अपनी खैर मनाएं, उनके खिलाफ भी हो सकता है। और प्राइम मिनिस्टर को हक़ाइक़ का पता ही नहीं होता। ये बड़ी बदकिस्मती है निज़ामी साहब, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, अल्लाह करे वो ये प्रोग्राम देख लें या उन तक ये प्रोग्राम कोई सही पहुँचा दे, क्योंकि जो पहुँचाने वाले उन्होंने जो मैं बातें कर रहा हूँ उससे बिल्कुल उल्ट पहुँचा देनी है। अल्लाह करे मेरी ये अपील वो उन तक सही पहुँच जाए और उस पर नज़रसानी करें। और अपने कीमती दोस्त को, हमारा तो जहांगीर तरीन साहब से 2 साल का रिश्ता है, उनका तो 12-13 साल का करीबी रिश्ता है, और उनके पूरे सबसे करीबी दोस्तों में से दोस्त थे। और वो अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं, अभी चंद दिन पहले भी उन्होंने कहा है कि मेरा करीबी तरीन दोस्त है जहांगीर तरीन साहब। तो हमारी तो कोशिश है कि ये दोनों दोस्त जो हैं, एक दूसरे में जो गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं, अल्लाह करे वो ख़त्म हो। इसमें तरीक़े इंसाफ का भी फ़ायदा है, हुकूमत का भी फ़ायदा है, और जो तरीक़े इंसाफ के दुश्मन हैं उनका मुंह की खानी पड़ेगी, उन्हें शिकस्त होगी। और तरीक़े इंसाफ के जो वेलफेयर रखते हैं, जो इससे लायल हैं, उन्हें यकीनन इससे खुशी होगी। हम तो कोशिश भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं। जी ठीक है राजा साहब, बहुत शुक्रिया। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना है।